क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। इन फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन यानी कि संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? पहला क्या बोलते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बोल रहा है। फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। हाँ, क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है कि रिलीज होता है फ्यूजन में? रिलीज। रिलीज होता है सर। यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अब हम लोग को ऑप्शन बी और सी में देखना है। आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी रिलीज बोल रहा है और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, रिलीज बोल रहा है। यहाँ पे रीजन क्या दिया है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस इन द हैवी न्यूक्लियस। यानी फ्यूजन के बाद जो हैवी न्यूक्लियस बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है बोल रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर इन हैवी न्यूक्लियस। सी होगा क्या? प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी सर। ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए दो कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन क्या था, जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका, रिएक्टेंट का लेस देन होगा किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट का। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है सिलेक्शन रूल से है। द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले तो कंजर्वेशन लॉ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पिन और स्पिन निकालना, स्पिन पैरिटी दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हीलियम के लिए स्पिन पैरिटी क्या होगा, हीलियम का क्या होता है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2 और यहाँ पे 2, इसके लिए स्पिन पैरिटी निकालो। 0+ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इवन है तो इसका निकालना नहीं पड़ेगा, इसका हमेशा क्या होगा, 0+ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, लिथियम 6, 6 है यानी कि यहाँ पे भी 3 होगा। इसका लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नंबर भी कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू भी 3 है और z इक्वल टू भी क्या है, 3 है। यानी कि हम लोग को नॉर्डेनहाइम फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए क्या जाएगा, कैसे भरते हैं, पहला हम लोग का 1s, उसके बाद 1p। 1s में क्या होता है, 1s हाफ। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या जाएगा 1p 3/2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके लिए जो स्पिन है वो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। Jn इक्वल टू स्पिन पेरिटी एंगुल, ये Jn का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। और हाँ, इसके लिए L भी निकालना पड़ेगा। Ln का वैल्यू क्या आ जाएगा, Ln का वैल्यू बताओ। सर एलएन का वैल्यू 1 आएगा। 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Jp का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 3/2। और Jn का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी 1। ये क्या, L1 एलएन का वैल्यू 1 होगा। L एलपी का वैल्यू 1 होगा। Lp का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी को जो है वो ऐड कर देते हैं, Jn प्लस Ln प्लस Jp प्लस Lp, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, ऑड आएगा सर, 5 आएगा। 5 आएगा, 5 और यानी कि इसका स्पिन पैरिटी क्या हो गया, इसके लिए Jp का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 3। और अच्छा, पैरिटी नहीं निकाली क्या, पैरिटी कैसे निकालेंगे, -1 की पावर
ln प्लस lp यानी कि 1 ln प्लस plus 1 lp। यानी कि प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पिन पेरिटी कितना आ गया, 3 प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो रिएक्शन है हम लोग का कहाँ से कहाँ गया है, 0 प्लस से 3 प्लस में चेंज हुआ है। यानी कि डेल जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल जे का वैल्यू प्लस माइनस 3। हाँ प्लस 3। ठीक है, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा, हाँ तो हाँ। डेल जे का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। और डेल पी पैरिटी चेंज हो रहा है क्या, नो सर। नो चेंज। ठीक है, तो डेल जे का वैल्यू 3 हो और डेल पी का वैल्यू नो चेंज हो, डेल पी का वैल्यू नो चेंज हो तब क्या हो सकता है, एल इक्वल टू 1 यानी कि अलाउड हो सकता है, सॉरी एल इक्वल टू 0 यानी कि अलाउड हो सकता है, या एल इक्वल टू 2 जिसे हम लोग सेकेंड फॉरबिडन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या आता है, डेल जे का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, और ये इसके लिए क्या बोलते हैं, 0 आता है फर्मी के लिए। ठीक है, और 2 के लिए क्या आता है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 आता है। और जबकि हम लोग का गेमो टेलर के लिए ये क्या आता है, 0 प्लस माइनस 1 आता है, और यहाँ पे प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 आता है। यानी प्लस माइनस 3 कहाँ पे आएगा, ये आएगा हम लोग का सिलेक्शन रूल, अगर आप लोग को याद हो तो ये आएगा गेमो, सर सेकंड फॉरबिडन गेमो टेलर के लिए। हाँ गेमो टेलर का कौन सा होगा, सेकेंड सेकंड फॉरबिडन। फॉरबिडन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है। ऐसे भी यहाँ पे दो चीजें तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे, बीटा डी के में ऑप्शन ए। पॉली स्पिन रूल डिराक सिलेक्शन रूल ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो है गेमो टेलर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, यस सर, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63, द सिलेक्शन रूल फॉर गामा रेज। ठीक है, गामा किरण के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, डेल जे पढ़े थे क्या, डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस 0 ऐसा कुछ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। नो ठीक है, सर। बी वाला पढ़े थे क्या, ये भी नहीं पढ़े थे। एस वाला पढ़े थे, नहीं नहीं पढ़े थे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं। ये नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि क्या हो रहा है, गामा किरण निकल रहा है यानी फोटोन लीक कर रहा है, और फोटोन का इमिशन कैसे होता है, वह हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू एच EI लाइन ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ओमेगा। प्लस नहीं है, ये जो है माइनस है, इसे करेक्ट कर लेना, ई एफ माइनस ई आई, ये जो है सिलेक्शन रूल होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इन फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके इज इम्पोर्टेंट थिंग इन इज, मतलब इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, द इम्पोर्टेंट थिंग इज, इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, टू फाइंड आउट द पेरिटी ऑफ बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ऑफ दिस। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसको देख लो। ठीक है, जो फर्मी थ्योरी होता है, फर्मी ने जो थ्योरी दिया था वो किसके लिए दिया था, बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, बीटा डीके एक्सप्लेनेशन, फर्मी थ्योरी जो है वो बीटा डीके के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। बीटा डीके के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। और इसमें किसका यूज किया गया है, यहाँ पे जो है क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का जो है वो यूज किया गया है, परटर्बेशन थ्योरी।
और आपको याद हो, अगर याद है होगा, इसका नाम से टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और इसके लिए किसका यूज करते हैं, फर्मी गोल्डन रूल। एमएससी में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, फर्मी गोल्डन रूल के लिए एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है। तो ये जो है फर्मी बीटा डीके के बारे में है। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके जो है वो क्या बताता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो बीटा डीके होता है तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसे। फर्मी थ्योरी बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो सबसे पहले बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था फर्मी द्वारा, ठीक है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का जो है वो यूज किया गया है। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और क्या बोलते हैं कि इसका जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फर्मी गोल्डन रूल का यूज करते हैं, ठीक है। फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही। 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखो, बीटा स्पेक्ट्रम, बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी कॉन्टिन्यूअस। जो बीटा पार्टिकल होता है बीटा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, अप टू ए सर्टन मैक्सिमम, बिकॉज बीटा पार्टिकल इज इमिटेड विथ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। बीटा पार्टिकल कैरीज ओनली ए पार्ट ऑफ energy leaving the nucleus in an excited state. With beta particle, another charged particle is emitted. With beta particle, chargeless particle is also emitted, so that momentum and energy is distributed among these two particles and the recoiling nucleus. स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ, क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ। मुझे तो डी लग रहा है सर। ठीक है, बीटा पार्टिकल के साथ क्या इमिट होता है, तो ये ग्राफ हम लोग ऐसा खींचे थे ना, ये जो है बीटा पार्टिकल का हाँ एनर्जी होता था, और बाकी जो पार्टी एनर्जी बच जाता था ये किसका, न्यूट्रिनो, ठीक है। हाँ, मतलब वो माइनस वाला ये चार्जेस रहता है ऊपर में। न्यूट्रिनो का जो है वो एनर्जी होता था, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल इमिट होता है जो कि क्या होता है, चार्जलेस होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो, इसका क्या होता है, मास जो है वो 0 होता है। स्पिन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। स्पिन क्या होता है इसका, हाफ, हाफ होता है, हाफ और ठीक है। चार इसका जीरो। चार्ज जो है वो 0 होता है, और इसका जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है, नॉट इक्वल टू 0, कुछ जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है। ये होता है हम लोग का क्या, न्यूट्रिनो। क्लियर है ये? इसका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, यस। डी। बीटा पार्टिकल जो है वो चार्जलेस पार्टिकल के साथ इमिट होता है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि बीटा स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये इस टाइप से रहता है। इसके बाद ये है हम लोग का एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ फिजनेबल न्यूक्लियस। इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में ये याद रखेंगे कि जो फिजनेबल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस जिनका विखंडन हो सकता है, ठीक है, उनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस मैनर में रहता है। इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ए थर्मल न्यूट्रॉन हैविंग स्पीड v implies impinge on a U35 nucleus. The reaction cross section is proportional to. रिएक्शन क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होता है इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर और पी के, ठीक है। जहाँ पे लैम्डा स्क्वायर क्या होता है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, एच लाइन बाई पी होता है, ठीक है। यानी कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एच लाइन का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी, यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
P आ जाएगा, ठीक है। और 1/P को क्या लिख सकते हैं, mv, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन सिग्मा है ये किसके जो वेलोसिटी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी v की पावर -1 के क्या होता है, माइनस समानुपाती होता है, ठीक है। क्लियर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखो, एज वन मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम 56 Fe to 235 uranium nucleus, the nuclear binding energy per particle decreases from 8.8 to 7.6 mega electron volt. This trend is mainly due to, क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो हम लोग कर्व खींचे थे, ठीक है, ये एकदम से पहले ऐसे बढ़ा था, ठीक है, फिर एक जगह मैक्सिमम जाके जो है ये कम होना शुरू हो गया था। ये जो मैक्सिमम वैल्यू था ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, किसके लिए था, आयरन के लिए था, ठीक है, आयरन 26 के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिक्रीज होता है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये जो डिक्रीज है ये क्यों देखने को मिलता है, ये डिक्रीज का जो है वो रीजन क्या है, शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलाम्ब फोर्स, टेंसर नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, स्पिन डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। देखो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को ना थोड़ा सा जो है इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है। शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स के कारण अनस्टेबिलिटी आ रहा है, लॉन्ग रेंज ऑफ ये कूलाम्ब फोर्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज होता है, या टेंसर नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, या फिर स्पिन डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या हो सकता है, कौन सा लग रहा है, सर ऑप्शन बी। ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर का साइज बढ़ते जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जो वो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, ठीक है, लेकिन कूलाम्ब फोर्स जो है वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज का होता है। तो सभी प्रोटॉन के बीच में जो है वो प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है, ठीक है, कूलाम्ब रिपल्सन जो है वो बल बढ़ने लगेगा, इसीलिए ये जो है अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलाम्ब फोर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन नंबर जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा ये वाला फैक्टर होगा, ठीक है, लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलाम्ब फोर्स। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ordinary water is not considered as a good moderator in nuclear reactor because न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग ऑर्डिनरी वाटर को एक मॉडरेटर की तरह से यूज नहीं करते, ठीक है, एक अच्छा मॉडरेटर नहीं माना जाता। इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को मॉडरेटर का प्रॉपर्टी पता हो तब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मॉडरेटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, मॉडरेटर का पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था, इन सर उसका इन इलास्टिक स्कैटरिंग जो है वो लार्ज होना चाहिए। हाँ, इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, स्मॉल न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या क्रॉस सेक्शन बोल लो, क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। इट हैज लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, अगर इसका लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता तब तो इसको मॉडरेटर की तरह यूज कर लेते। इट डज नॉट स्लो डाउन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, ये क्या बोलते हैं, जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्लो डाउन नहीं कर पाता, ठीक है। इट स्लो डाउन द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी स्लो डाउन कर देता है, बोल रहा है। इट हैज हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, कौन सा हो सकता है, बताओ। डी होना चाहिए सर। डी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे भी देखो
जो हम लोग का वाटर होता है वो क्या होता है H2, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है और बाहरी कक्षा में एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ड्यूटेरियम बनाता है, ठीक है। और ये एक स्टेबल स्टेट होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल स्टेट होता है, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हो सकता है कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। तो ये स्टेबल होता है और इसीलिए ये D2O, इसे हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर। और इसे हम लोग मॉडरेटर की तरह जो है वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता। अब एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है वो सेचुरेट हो जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट हैज हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन नॉर्मल वाटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, बीटा माइनस डी के, बीटा माइनस डी के लिए क्यू वैल्यू क्या होता है, याद है आप लोग को? बीटा प्लस डी के और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इस टाइप का क्वेश्चन ना सेट में पूछा जाता है। सर बीटा माइनस का पहला हो जाएगा। हाँ, MP माइनस मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू डॉटर सी स्क्वायर, न्यूक्लियस इंटू ठीक सी है। स्क्वायर। और इसके लिए क्या होता है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस 2me आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। और इसके लिए आता है मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर माइनस बाइंडिंग एनर्जी होता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ME के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा ऐसा फॉर्मूला मतलब मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे यही आंसर होगा, क्योंकि ये तो हम लोग का अल्फा पार्टिकल के लिए है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये पहला दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, पहला का पहला आ जाएगा, दूसरा का दूसरा आ जाएगा और तीसरा का तीसरा। ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके ऑफ क्या दिया है, ट्रिटियम दिया है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, चलो। एक 118 रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन लिखो। ये जो है 3H1, इसमें क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। बीटा डीके में क्या मिलेगा हम लोग को, 3H, यहाँ पे जेड क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, बीटा माइनस सर डीके में? माइनस में +1 होगा, Z+1 होगा। Z+1 क्यों होगा, देखो इसका न्यूक्लियन फॉर्म जो है वो याद रखना। इसका न्यूक्लियन फॉर्म क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है एक प्रोटॉन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन रहेगा सर। न्यूट्रॉन रहेगा, यहाँ पे प्रोटॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या रहेगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्यों, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एंटी न्यूट्रिनो। ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ, चार्ज ना कंजर्व होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यानी कि इसका +1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे एक -1 आ गया, और यहाँ पे जो है +2 आएगा, तब तो +2 और -1 1 आएगा, चार्ज जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो है वो 2 आता है। अगर हम लोग न्यूक्लियन के फॉर्म में देखें तो इसके लिए हम लोग 1 लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, 0। इसके लिए 1 आ जाएगा, और इस पर एक प्लस चार्ज होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1।
इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर नहीं होता, इसके लिए इसका न्यूक्लियर नंबर यानी मास नंबर जो है वो 0 होता है, ठीक है। और इसके लिए प्रोटॉन नंबर क्या होता है, -1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये 0 है तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 0 हो जाएंगे, और ये 1 है तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा, यहाँ पे बीटा माइनस है, इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, याद रखना, चार्ज कंजर्व करने के लिए, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिट्रॉन आएगा, E+ आएगा, चार्ज को कंजर्व रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना। तो फिलहाल ये हम लोग का क्या है, रिएक्शन है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, मैक्सिमम एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम एनर्जी यानी कि Q वैल्यू होता है। सर ये हीलियम नहीं हो जाएगा, लाइट हीलियम? ये हीलियम होगा, ठीक है। 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है, हीलियम का होता है, तो ये हीलियम हो जाएगा। चला गया। अभी पढ़े बीटा माइनस डी के लिए Q वैल्यू क्या होता है, Q वैल्यू किसके लिए, mx माइनस m/c²। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है और मास ऑफ हीलियम दिया गया है, ठीक है। एटॉमिक मास के टर्म में है, तब ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ, क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियस होता है कि डॉटर न्यूक्लियस होता है, पेरेंट पहले रहेगा सर। ठीक है। मास ऑफ डॉटर इंटू C², ठीक है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा वैल्यू, mh का वैल्यू कितना दिया है, 3.016050 माइनस 3.016030, और ये जो है एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। और इंटू क्या आ जाएगा, C²। अगर इसे हम लोग माइनस करें तब क्या आ जाएगा, लगभग 0.00020 0.00040 आएगा, क्या 40 आएगा, वो 5 है, 5 है ना सर, हाँ 50 है ना, हाँ 50, फर्स्ट वाला में 3.01605 है तो हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 931.5 MeV अपॉन C² इंटू क्या आ जाएगा, ये C², ये U का वैल्यू रखे हैं, C² कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आंसर आएगा हम लोग का MeV में आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 63 लगभग इसका दुगना, यानी कि 18, मतलब 1863 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है 0.018 आ जाएगा, है ना, हाँ 0.1862 ये आ जाएगा 4 ME। 1 2 3 4 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 5 और एक 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा छोटा छोटा न्यूमेरिकल ना पूछता है, ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजीली जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस द रिएक्शन,
टू प्रोड्यूस द रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन से जो है वो न्यूट्रॉन बन रहा है और एक पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है। इसके लिए हमें मिनिमम कितने एनर्जी के क्या बोलना चाहिए, ये पार्टिकल की जो है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो जगह नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, 118 सॉल्व किए थे है ना, 119 था ये। चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यहाँ पे देखो ये सीधा एम पी जो है वो सी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला ये, अच्छा वो काइनेटिक एनर्जी वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, यानी ये क्या है, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होता है, Q माइनस 1 प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर। हाँ, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल होता है। ठीक है, m स्मॉल x अपॉन m कैपिटल X होता एक्स है। अपॉन एम वाई। हाँ, तो न्यूट्रिनो का वैल्यू कितना होता है, न्यूट्रिनो का मास कितना होता है, अभी बताया था न्यूट्रिनो का मास कितना होता है। सर उसका चार्ज 0 होता है। नहीं, उसका मास, मास क्या होता है, मास, वो तो मास तो जीरो होगा ना सर। मासलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, हाँ तो वो तो ये, मास जीरो होगा ना, मासलेस जीरो होगा। हाँ, तो उसका मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, क्यू वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्यू वैल्यू क्या आता है, क्यू वैल्यू का जो माइनस वैल्यू आएगा वही जो है हम लोग का आंसर होगा। क्यू वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या था हम लोग का, एम पी था क्या, ये पता नहीं भूल गए सर। क्वेश्चन पे न्यूट्रॉन था, न्यूट्रिनो था अच्छा और पी वी था। प्लीज। ठीक है, ये पी था, हाँ ये एम पी पी जो है वो एन में बदल रहा है। ठीक है, तो ये पी मास था। ऑफ रिएक्टेंट में मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, देखो, और यहाँ पे ये सी स्क्वायर के साथ में दिया हुआ है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस मास ऑफ न्यूट्रिनो 939.5 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है ये सब, तो ये क्या आ जाएगा, देखो अगर इसको हम लोग माइनस, ये जो वैल्यू है वो 938.2 माइनस 9394 हो जाएगा, क्या 940.0 आ जाएगा। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा,
माइनस 0.18, माइनस 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट, सॉरी 1.8। सर 1.8। माइनस 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? इसका फिर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 1.8 MeV। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये होता है हम लोग का थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी इस रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 20 देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के अल्फा इन एन अल्फा डीके में के अल्फा इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू के पदों में जो है वो अल्फा क्या होता है? याद है फॉर्मूला? यस सर, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ही है जो एक देख रहा है। यहाँ पे ये क्या है हम लोग का? देखो हम लोग क्या पढ़े थे, Q इक्वल टू हम लोग पढ़े थे के अल्फा ए अपॉन ए ए माइनस माइनस 4। यहाँ से जो के अल्फा है ये क्या हो जाएगा हम लोग का? Q ए माइनस 4 अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। देखो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, अल्फा डी के होता है, तब अल्फा एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है और क्या इमिट होता है? एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। ठीक है, तो ये जो है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपको पूछे वाई का काइनेटिक एनर्जी, तब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, के वाई। ठीक है, के वाई इक्वल टू क्या होता है? ये जो a माइनस 4 है ना, इसमें बस 4 रहेगा, 4/a, Q इंटू 4/a। ठीक है, ये इसका काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कंसीडर ए बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और अल्फा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और न्यूट्रॉन इमिशन, आउट ऑफ व्हिच द पॉसिबल डीके मोड फॉर, ये इसके लिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिख रहा है कि पोटेशियम, छोटा दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन में? पोटेशियम का सर डीके मोड फॉर हाँ, पोटेशियम। ये पोटेशियम है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? 14 के 19। तो ये कौन सा डीके करेगा? ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है 921। ठीक है, 21 हो जाएगा। ये 40 है, एन का वैल्यू 21 है और जेड का वैल्यू क्या है? 19 है। 19। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है? देखो यहाँ पे अगर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है तो 20 और 20 मैजिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बनता है? बीटा माइनस। ठीक है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बनता है, यानी कि बीटा माइनस डीके तो डेफिनेटली होगा। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आएगी नहीं? देखो ये ना, ये सब चीजें आपको एक एक चीज मतलब पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे अंदाजा लगाना है, जितना भी आप पढ़े हैं उसका वहां पे यूज करना है। ठीक है, जैसे ये है, यानी कि बीटा माइनस डीके तो होगा ही होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? देखो यस सर। अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा तब n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, और z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। और दोनों में क्या है? मैजिक नंबर है, यानी ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये स्टेबिलिटी के लिए जो है ये अभिक्रिया तो होगा ही होगा। क्लियर है? अब यस यहाँ पे सर। देखो, यस सर। ऑप्शन यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी होगा क्या? डी नहीं होगा, नहीं होगा। डी नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद एक चीज और देखो, अल्फा डीके के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अगर आप लोग को वो जो ग्राफ है वो याद हो, ठीक है, इस टाइप से जो हम लोग ग्राफ खींचे थे असिमेट्रिक वाला। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो बीटा माइनस डीके करते थे, यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो बीटा प्लस डीके करते थे, और जो ऊपर में जो पार्टिकल थे ये क्या करते थे? अल्फा डीके। जो हैवी पार्टिकल होते हैं ये जो है वो छोटे पार्टिकल है, इनमें कभी भी जो है वो अल्फा डीके नहीं होगा। ये याद रखेंगे, अल्फा डीके जो है वो हैवी पार्टिकल्स में होता है, जिनमें बहुत ही ज्यादा नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, इनमें तो कम। ये देखो इसके पास खुद क्या बोलते हैं, 21 19 है, ये 4 दे देगा तो फिर इसके पास क्या बचेगा?
ठीक है, इसीलिए अल्फा डीके तो नहीं होगा, यानी कि जिसमें भी तीसरा ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता। ए वाला खत्म, ऑप्शन ए हाँ कम कैंसिल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। इसके बाद देखो क्या बच गया, इसमें भी, इसमें पहला और दूसरा है बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके हो सकता, बीटा डीके बच गया हम लोग का, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर और न्यूट्रॉन इमिशन। ठीक है, देखो ये तीनों जो है एक नॉर्मल रिएक्शंस है, ठीक है, जो लाइट न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। कौन कौन सा, बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो एक और रीजन है कि न्यूट्रॉन इमिशन नहीं होगा। न्यूट्रॉन इमिशन किन में होता है, जिनमें न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ ऊपर आते जाते हैं, ये छोटे, यहाँ पे मैं आप लोग को बताया था कि 20 तक जो है वो क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन इमिशन नहीं करते। ठीक है, और ये जो है लगभग 20 के पास है, तो इसमें जो है वो न्यूट्रॉन इमिशन नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन इमिशन नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन सी। ये आया समझ में। देखो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी आप लोग पढ़े हैं ना वो सफिशियंट है, उसका बस आपको सही से वहां पे यूज करना है। ठीक है, और ये याद रखना कि सेट में बहुत ज्यादा हाई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, बस आपको आपका जो है वो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे वहाँ। क्लियर है ना, ये कि एक बार और बताऊं, यस सर। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ये देखो, ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो गामा डीके के सिलेक्शन रूल से है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो कि किस स्टेट में है, 2- स्टेट में है, और इसका ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 3+ में जो है इसका ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तब ये जो है किस इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, E1 के लिए हो रहा है, M1 के लिए हो रहा है। E1 के लिए E1 जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा, M1 जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, यानी कि E1 जो है वो पहला वाला होगा, M1 पहला वाला होगा, ये जो है हम लोग को चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आप लोग को याद होगा, L का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और L का वैल्यू क्या होता है, J फाइनल माइनस J इनिशियल से लेके कहाँ तक, J फाइनल प्लस J इनिशियल तक। ठीक है, ये हम लोग का पहला सिलेक्शन रूल, इसमें नहीं होता, यहाँ पे हम लोग L का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और L के वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो E1 है कि E2 है, ये क्या है देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब बता दे रहा हूँ, यहाँ पे J इनिशियल का वैल्यू कितना है 2, J फाइनल का वैल्यू कितना है 3, तो J फाइनल माइनस J इनिशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ। सर 1 होगा। 1। ठीक है, और J फाइनल प्लस J इनिशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 आ जाएगा। इसके बीच में वैल्यू भर देना है 2, 3 और 4। ये आया समझ में। तो L के यस जो सर। है वो इतने वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इस L के इन सभी वैल्यू में से कौन सा इलेक्ट्रिक के लिए होगा और कौन सा जो है वो मैग्नेटिक के लिए होगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक के लिए जो सिलेक्शन रूल पैरिटी के लिए, दूसरा सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक के लिए जो पैरिटी सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, P यही। -1 की पावर हाँ L। -1 की पावर L होता है। ठीक है, हाँ, और मैग्नेटिक के लिए क्या होता है, PI इक्वल टू वो पावर में -1 की L पावर प्लस वन L होता है। प्लस 1। L+1 L होता है। प्लस वन होगा वो, मतलब अब यहीं हाँ पे L के देखना, साथ प्लस वन होगा। हाँ यहाँ ध्यान से देखना कि पैरिटी का जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैरिटी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, PI का वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, तो -1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पैरिटी कितना है, पैरिटी कितना है फाइनल वाला, +1 है। +1 है। अब यहाँ पे -1 की वैल्यू L है। अब L का वैल्यू क्या होगा कि ये जो पैरिटी है वो कंजर्व रहेगा, L का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ। नेगेटिव होना चाहिए, मतलब हाँ, माइनस। ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव रहता है तो -1 आना नेगेटिव। चाहिए। इसके लिए L का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और होना ऑड चाहिए। होना चाहिए, हाँ। ये समझ ये में आया सब। ना, ये पॉइंट समझ में आया। तो यस इसका सर। मतलब जो इलेक्ट्रिक के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, L इक्वल 1, टू 3 and 5। 1, E1
3 और 3 5, 3 और E5। 5 ठीक है। मैग्नेटिक के लिए क्या होता है, +1 -1 की पावर L +1, ये ठीक है। यहाँ पे 1 पैरिटी कंजर्व हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, L +1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, L इवन होना चाहिए। इवन क्यों, L+1। L +1 का वैल्यू ऑड ही होना चाहिए, तभी तो ये पैरिटी हाँ सर, कंजर्व L रहेगा, इवन होना चाहिए। ठीक है। तो L का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, L +1 ऑड है, यानी कि L क्या होना चाहिए, का वैल्यू इवन होना चाहिए। तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और 4। हमेशा याद रखना, एक ही के लिए 4, आपको कैलकुलेट करना है, एक के लिए अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो दूसरे के लिए जो है उसका उल्टा है, तो उसका दोनों को चिन्ह लिख देना है बदलाएगा एक बार एक बढ़ाएगा, साथ। ठीक है। एक के लिए ऑड आएगा तो एक के लिए क्या आएगा, इवन आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, देखो इलेक्ट्रिक के लिए 1 आया है तो E1, ठीक है। 2 किसके लिए आया है, मैग्नेटिक के लिए। 3 किसके लिए आया है, इलेक्ट्रिक के लिए। 4 किसके लिए आया है, मैग्नेटिक के लिए। और 5 किसके लिए आया है, इलेक्ट्रिक के लिए। क्लियर है। तब ये क्या होगा, प्योर E1 नहीं होगा, ठीक है। M1 तो नहीं होगा, ये काट दो, ठीक है। अब क्या है, प्योर E1 हुआ है, ये मिक्स्ड होगा बोल रहा है, तो ये जो है वो मिक्स्ड होगा, ठीक मिक्स है। है। उसमें लेकिन प्रीडोमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे जो पहला टर्म रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, तो जो प्रीडोमिनेंट है वो क्या होगा, हम लोग का E1 होगा। ये समझ में आया, इवन। यस सर। ठीक है। गामा डीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे की क्लासेस में इसका और यूज करेंगे। तो ये इस टाइप से हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये क्लियर हुआ कि इसे एक बार और बताऊं, क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर है ना, इसको प्रैक्टिस करना एक बार। यस सर। इसके बाद देखो, व्हेन ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, ये 1 0 जो है एक प्रोटॉन 1 और 1 में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, क्या क्या इमिट होगा, बताओ। सर एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो। तब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस, ऑप्शन सी। क्लियर है। यस सर। 178 यस सर। बताओ, इफ द न्यूक्लियाई ऑफ मासेस x एंड y फ्यूज्ड, मास जो है वो x और y जो है वो क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। और एक m न्यूक्लियस का जो है वो मास बना रहे हैं, ठीक है। x और y फ्यूज्ड होके क्या बना रहे हैं, m न्यूक्लियस का एक मास बना रहे हैं। सेम एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, और एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो क्या होगा इसके, और सेम नहीं है, ये सम है, ठीक है। सम एनर्जी इज रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये फ्यूज हो रहे हैं, कुछ जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है। तब इसमें क्या हो सकता है, बताओ क्या रिलेशन हो सकता है, दोनों के मास का योग जो है वो प्रोडक्ट के मास के योग के बराबर होगा, मास का नहीं। योग जो है वो छोटा नहीं होगा सर। प्रोडक्ट के मास से, मास का योग बड़ा होगा नहीं। प्रोडक्ट के मास से, या मास के योग का ऑप्शन डिफरेंस सी जो है होगा सर। क्या हो या जाएगा, तो बी होगा या सी होगा। बी या सी में से एक लेना होगा। सी क्या होगा। सी सर होगा, ऑप्शन सी होगा मे बी। ठीक है। सी में भी क्यों, सी ही होगा। क्या बताया था, ये जो है रिएक्शन क्या बता रहा है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दो कंडीशन बताया था, दो कंडीशन, यस सर। ठीक है। एक क्या था, मास से रिलेटेड था, मास ऑफ जो रिएक्टेंट है हमेशा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ प्रोडक्ट से, ठीक है। और क्या बताया था, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब ना याद रहना ही चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यस रिएक्टेंट सर। जो है वो क्या होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो छोटा होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किससे, इसके प्रोडक्ट से। ये जो है दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये देखो, टू टू एक्टिवेट द रिएक्शन एन अल्फा, ये क्या, इसका मतलब क्या है, एन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में
मिल रहा है। इस नोटेशन का मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में n जो है वो इंसिडेंट हो रहा है और अल्फा पार्टिकल हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है विथ स्टेशनरी b, और ये जो है हम लोग का क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है। ठीक है, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूट्रॉन्स मस्ट हैव द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी TH इक्वल टू 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, देखो रिएक्शन को सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है कहाँ, बोरॉन 11 में जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है प्रोडक्ट बन रहा है और क्या मिल रहा है हम लोग को, अल्फा पार्टिकल मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो के थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो है वो दे दिया है टी थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्यू 1 mx प्लस m 1 प्लस m कैपिटल 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 X होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख, यहाँ तो यहाँ से Q वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू माइनस TH और ये माइनस TH अपॉन 1 प्लस 1 प्लस mx अपॉन m कैपिटल X आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी अपॉन 1 प्लस mx यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे m क्या बोलना चाहिए, कैपिटल X यानी कि बोरॉन 11। अब देखो अगर मास दिया है तो ठीक है, मास नहीं दिया है तो आप इसके जगह में अप्रोक्सीमेट जो है वो नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, माइनस 4.0। 4.0 m ठीक है, eV 1 प्लस ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 4.0 अपॉन 12 इंटू 11 आ जाएगा क्या। हाँ इंटू 11, हाँ ठीक हाँ है, हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 एकम और ये किया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक्के और, ठीक है 7, यानी कि 3.6, हाँ शायद हाँ Q का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस 3.67 MVV। ठीक है ME। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। बी। क्लियर है ये। यस। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के जो है वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिसिंग सैम्बल डिनोटेड बाय एक्स। ये एक्स की जगह में क्या आएगा ये हम लोग को बताना है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन का जो है वो नोटेशन है। ये हम लोग का इंसिडेंट पार्टिकल है, ये डिटेक्टेड पार्टिकल है। ठीक है, इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल और इसे स्कैटर्ड पार्टिकल भी बोलते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्या है इसका ये हमें पता लगाना है। ठीक है, देखो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब उसका मास नंबर और उसका प्रोटॉन नंबर जो है वो कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई एक्स जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, इसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, पहला वाला देखो, पहला वाला कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, बी, ये जो है 10 दिया हुआ है। इसको ना हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये x जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे b 11, b 10, और इससे हमें क्या मिल रहा है, अल्फा पार्टिकल यानी कि h, और क्या मिल रहा है बी ई, अल्फा पार्टिकल यानी एच ई, और क्या मिल रहा है बी ई, और इसका क्या है 8 है। और इसके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है 4,
और ये 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मास नंबर कंजर्व कराते हैं। मास नंबर इसका क्या है, हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे मास नंबर कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 8 है। ठीक है, और 8 + 4 इस साइड रिएक्शन के इस साइड कितना है टोटल 12 है। तो इस साइड भी कितना होना चाहिए, इस साइड भी 12 इधर होना भी चाहिए। 2 होना और चाहिए। इस साइड 12 होने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये आया समझ में? 2। ठीक है, यस सर। मास नंबर जो है वो 2 आना चाहिए। ये अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, ये 4He2 होता है। 4 होता है। न्यूट्रॉन कैसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन का 1 होता है, n होता है, 0 होता है। 1 प्रोटॉन का क्या होता 0 है, होता है। 1p1 होता है। 1 न्यूट्रॉन का 1 क्या होता है, 2d1 होता है। 2 2 D1। D1। ठीक है, तो पहले x की जगह में क्या आ यहाँ पर जाएगा, न्यूट्रॉन होना जिसका चाहिए। मास नंबर 2 है। तो मास नंबर 2 किसका है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का। ये चौथा आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर आया। देखो ये ए हो गया। ठीक है, बी के लिए चेक करते हैं। बी के लिए क्या है, बी बी के जो है, लिए बी इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, किसमें, O17 प्रोटॉन में। या तो न्यूट्रॉन दोनों से। और क्या बन रहा है हम लोग का, X बन रहा है, और प्लस क्या बन रहा है, F18 बन रहा है। फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे देखो मास नंबर डी के लिए कितना होगा 2, इसके लिए कितना दिया है 17 दिया है, इसके लिए हमें निकालना है, इसके लिए कितना दिया है 18। टोटल यहाँ पे कितना है 19, और ये यहाँ पे कितना है, इंडियन। यहाँ पे यानी कि इसका जो 18। वैल्यू है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 1 किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए भी है, प्रोटॉन के लिए भी है। ठीक है, तो प्रोटॉन के न्यूट्रॉन लिए और भी है। प्रोटॉन में से क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे Z भी देखो। ठीक है, इसके लिए Z कितना होता है 1 होता है। ऑक्सीजन के लिए Z कितना होता है 8। 70 इसके लिए होता Z है 8 निकालना है। हाँ 8 फ्लोरीन के लिए 8 कितना होता है, Z कितना होता है 9 9। 9। 9। ठीक है, तो अब Z को भी कंजर्व कराओ। Z का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 8। यहाँ पर न्यूट्रॉन आएगा सर, जैसे न्यूट्रॉन आएगा 0 होना चाहिए नीचे। न्यूट्रॉन आना चाहिए बोल रहा हूँ सर इस ऑप्शन में। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है 18F, और यहाँ पे क्या है, सॉरी ये पूरा क्यों लिख रहा है, 9 9। यहाँ पे बस क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, न्यूट्रॉन। 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 1 0 किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए है, यानी न्यूट्रॉन इसका के क्या लिए। हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। तीसरा के यस लिए सर। कैलकुलेट, अब यहाँ पे देखो ये ए में भी चौथा है और ये दूसरा, ये दोनों ऑप्शन में है, यानी कि और एक भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सी, हाँ सी के लिए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ। 23 है, 23 और 20 सी के लिए तो छोड़ो, इसके लिए कैलकुलेट करो। क्लोरीन के लिए ना। हाँ, क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करो। क्लोरीन का कितना होता है 17, और 37 आर्गन का कितना होता है 18। 18 37 37 एक आएगा नीचे। इसमें प्रोटॉन, सर ये प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन आएगा। ये प्रोटॉन हो जाएगा। तो डी का तीसरा किसमें है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में, ये तो पहले ही हम लोग बी। को कैंसिल कर देना था। वहां पे ऑप्शन काटना, ठीक है, जो नहीं हो सकता ना उसको तो सबसे पहले काट ही देना, क्योंकि वहां पे ना हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं करता, और ये बार बार ना फिर यहीं पे जो है वो दिमाग घूमते रहेगा। ठीक है, तो जो नहीं हो सकता उसको तो पहले एलिमिनेट कर ही देना। और इसका यस जो सर। है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सी के लिए कैलकुलेट करके देखना। सी के लिए आप लोग कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, एक्स जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो अल्फा पार्टिकल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का, यहाँ पे एक प्रोटॉन होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वो एक्स होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, यस सर।
Na23 और ये प्रोटॉन आ जाएगा, ये X आ जाएगा और यहाँ पे नियॉन 20। तब यहाँ पे X का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बीटा रेज आर